आज हम सब यहाँ पर जुड़े हैं। हमने यहाँ पर देखा है कि जो 300 प्रकार की अधिक फ्रेम्स यहाँ लगे हुए हैं। जब हम लोगों ने एग्जीबिशन का यहाँ पर अभी उद्घाटन किया है, आजादी के बाद से लेकर के और लगातार अब तक अलग अलग समय में कौन से डाक टिकट और स्पेशल कवर जारी हुए हैं, उन सबको हमें देखने का अवसर प्राप्त हुआ। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर हमें भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के कालखंड के दौरान राम वनगमन पथ उत्तर प्रदेश के वे प्रमुख 14 क्षेत्रों को भी इस स्पेशल कवर के माध्यम से देखने का एक अवसर प्राप्त होगा। यानी यह एक कलेक्शन तो है ही, अतीत को जोड़ने के साथ ज्ञानवर्धन और मनोरंजन दोनों का एक माध्यम भी इसके माध्यम से बन रहा है। दूसरा, ये पुराना कलेक्शन है, वह उस समय की तकनीक के बारे में भी हमें नजदीक से जोड़ने का और उस समय पैसे की क्या कीमत थी, इसके बारे में भी हम सबका ध्यान आकर्षित कर लेता है। आज के इस अवसर पर जो एक कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ हुआ है, हमें समय समय पर इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। और ये हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश इस देश से बहुत समृद्ध है। स्वाभाविक रूप से डाक टिकट अगर जारी हुआ है किसी एक विशिष्ट घटना को लेकर के, किसी एक विशिष्ट कार्यक्रम को लेकर के या किसी महापुरुष को लेकर के, तो अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुए रहता है। और उस इतिहास के साथ वह ढेर सारी उन सूचनाओं का माध्यम भी बनता है जो वर्तमान पीढ़ी के लिए न केवल संग्रहणीय होना चाहिए बल्कि ज्ञानवर्धन का एक माध्यम भी बनता है। और यह कार्यक्रम तमाम अपने उतार चढ़ाव के बाद डाक विभाग आज भी जारी रखे हुए है और इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। मैं इसके लिए डाक विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। यह अनेक प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों के साथ हमें जोड़ता है और उत्तर प्रदेश तो इससे बहुत समृद्धशाली है। जब भगवान राम से जुड़ी हुई बात हम करते हैं तो वनगमन के पूरे परिदृश्य को आप देखेंगे, 14 वर्ष का वनगमन का जो मार्ग है उनमें सर्वाधिक 12 वर्ष तो भगवान राम ने उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत किए। उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जनपद इसका साक्षी है। और स्वाभाविक रूप से यह हम सबको बहुत सारी जानकारी, हम लोग मान के चलते हैं कि 14 वर्ष का भगवान राम को उस समय साधन नहीं थे, इसलिए हम लोगों को लगता है बहुत लंबी दूरी, बहुत सारी चीजें ऐसी लगती हैं जो हम लोगों के लिए भयावह लगती हैं। लेकिन आज साधन है तो एक एक स्थल उस समय की गवाह हैं कि भगवान राम किन मार्गों के माध्यम से वनों में गए थे और उस समय के समाज को उन्होंने कैसे सभ्य बनने की दिशा में अग्रसर करने के लिए एक सुरक्षित माहौल देने का काम किया था। ये बहुत सारी चीजें आज भी हम सबका ध्यान आकर्षित करती हैं। मुझे बताया गया कि भी 17 अक्टूबर को यहां पर भगवान बुद्ध से जुड़े हुए 6 प्रमुख स्थलों को लेकर के भी यहां पर विशेष प्रशिष्ट जारी किए जाएंगे। भगवान बुद्ध का जो राज परिवार था वह कपिलवस्तु में निवास करता था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान उत्तर प्रदेश के सारनाथ की धरती पे ही दिया था। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत किए थे। भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ 3 अन्य महत्वपूर्ण केंद्र, महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है और संकिसा यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये 6 प्रमुख स्थल उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं, जहां पर पूरे देश और पूरी दुनिया के बौद्ध के अनुयायी आकर के इन सभी स्थलों के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं। और जब भी विश्व मानवता के सामने कोई संकट खड़ा होगा तो मैत्री और करुणा के लिए बुद्ध की ओर
आशा भरी निगाहों से देखेगा, बुद्ध की धरती की ओर आशा भरी निगाहों से देखेगा। ये स्वाभाविक रूप से कलेक्शन अपने आप में अतीत को समेट करके इतिहास का एक बृहद ज्ञानवर्धन का कोष भी संकेत और डाक टिकटों के माध्यम से और स्पेशल कवर के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। अन्य अनेक ऐसी घटनाओं का साक्षी उत्तर प्रदेश है। अगर आप कहेंगे कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की आत्मा कहीं निवास करती है तो वह स्थल कोई हो सकता है तो उत्तर प्रदेश हो सकता है। भारत के कुंभ की परंपरा को वैश्विक मान्यता मिलती है। यूनेस्को से अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देता है। कुंभ से जुड़े हुए इन सभी स्थलों को लेकर के भी जब कुंभ की चर्चा होती है तो सब लोग प्रयागराज की ओर देखते हैं। देश के अंदर 4 प्रमुख स्थलों पर कुंभ के आयोजन होते हैं, लेकिन जब भी कोई इसकी बात की चर्चा करता है तो बरबस लोगों का ध्यान उस ओर जाता है। आजादी की लड़ाई की जब बात होती है, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम वर्तमान में हैं, आजादी की लड़ाई में जब बात होती है तो हमारे सामने, देश के सामने 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर से लेकर के और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक के वे सभी घटनाक्रम एक एक करके सामने आते हैं। कैसे उत्तर प्रदेश में ही जन्मे मंगल पांडे ने इस 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर का शुभारंभ किया था। कैसे धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में मेरठ के अंदर इस प्रथम स्वातंत्र समर को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ था। कैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंदर और त्यात्या टोपे बिठूर के अंदर इस लड़ाई की अगुवाई कर रहे हैं। कैसे चोरी चोरा की घटना 1922 में होती है, कैसे काकोरी की घटना घटित होती है और कैसे भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों को योगदान रहा है। सामान्य रूप से इतिहास की पुस्तकों में जब लोग देखते हैं तो वह कभी कभी बच्चों के लिए उबाऊ होता है, लेकिन अगर इस प्रकार के स्पेशल कवर और स्पेशल डाक टिकट के माध्यम से अगर हम लोग बच्चों को अवगत कराएंगे, उनके लिए कलेक्शन भी होगा और साथ साथ ज्ञानवर्धन भी हो सकता है। आज अन्य अनेक ऐसे घटनाओं का साक्षी है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश देश के अंदर इस मामले में बहुत समृद्धशाली है कि दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास है और सबसे अच्छा जल संसाधन भी हमारे पास है। आप देख रहे होंगे धूप आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लगभग 17 जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ भी इस समय चल रही है। यानी पानी नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बारिश का पानी, जो नदियों का पानी है, वह व्यापक क्षेत्र को इस समय बाढ़ की चपेट में भी लाए हुए है। यानी बड़ी अजीब सी स्थिति देखने को मिल रही है। उन स्थितियों में अगर इन सभी चीजों का संग्रह करके हम लोगों को भविष्य के प्रति भी जागरूक कर सकते हैं, मैं इसके लिए डाक विभाग को यूपीएलएक्स के इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा है, ये देश के अंदर सबसे, दुनिया के अंदर सबसे समृद्ध परंपरा है। इस परंपरा को इस प्रकार के डाक टिकट और स्पेशल कवर के माध्यम से संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए सहज और सरल तरीके से, क्योंकि जब हम लोग बहुत सिद्धांतों में पढ़ते हैं तो वह कठिन हो जाता है, लेकिन जब हम उसे ग्राफिक्स के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं या कोई चित्र के माध्यम से उस समय की किसी एक घटना को ध्यान में रख करके जब हम लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं तो लोग आसानी से उसको समझ जाते हैं। और मुझे लगता है आसानी से समझाने का सबसे अच्छा माध्यम उस समय की किसी घटना को या किसी चित्र को ध्यान में रखकर या ग्राफिक के आधार पर हम उसको कर पाएंगे तो गागर में सागर का काम वो करने लग जाएगा। और ये सभी कार्यक्रम गागर में सागर कर भरने और इतिहास को समेट करके उसको संरक्षित करने का एक प्रयास हो सकता है। मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अनेक धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अपने ऊर्जस्वी और ओजस्वी उद्बोधन के लिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए अब आग्रह है।
हैं।